अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसके अंदर सबसे पहले बिजनेस ऑपरेशन ओवरलैप्स। बिजनेस की जो ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर जो अहम फैक्टर्स होते हैं जैसे प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। मार्केटिंग बुनियादी तौर पर बिजनेस की आज की कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में एक बहुत ही अहम फैक्टर है, जिसकी बुनियाद पर बिजनेस जो है अपनी मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट करते हैं और अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए मैक्सिमम सेल्स की तरफ जाते हैं। सेकंड, फाइनेंस। बिजनेस के अंदर जो फाइनेंस का बड़ा अहम रोल होता है और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हमारे पास प्रोडक्ट कैपिटल, रिटेन अर्निंग एंड डेट ऑप्शन शामिल होते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे वो अहम फैक्टर हैं जो कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन के अंदर मेजर रोल प्ले करते हैं। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट की एग्जाम्पल्स के अंदर सबसे पहले गुड्स प्रोडक्शन, फॉर इंस्टेंस फार्मिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन होता है, ये हमारा जो हम फिजिकली गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारे पास जो है उसके डिफरेंट एग्जाम्पल और मेथड मौजूद है। स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन जिससे हम टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी हासिल करते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं, वेयर हाउसिंग, ट्रकिंग, मेल सर्विस, मूविंग टैक्सी, बसेस, होटल्स, एयरलाइंस। तो ये वो हमारे पास मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन के जराए मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम जो है प्लेस यूटिलिटी हासिल करते हैं। तो ये भी एक स्पेसिफिक ऑपरेशन के तहत एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है एक्सचेंज। एक्सचेंज के अंदर है रिटेलिंग, होलसेलिंग, बैंकिंग, रेंटिंग, लीजिंग, लाइब्रेरी, लोन्स। तो एक्सचेंज के अंदर जो हमारे ऑपरेशन जो सर्विसेज शामिल होती हैं उसके अंदर जो है हमारे रिटेलिंग मौजूद होती है, होलसेलिंग मौजूद होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के तौर पर बैंकिंग है, पूरा निज़ाम और इंडस्ट्री मौजूद होती है। मुख्तलिफ ऑप्शंस की रेंटिंग होती है, लीजिंग होती है, लाइब्रेरी एंड लोन्स वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशंस का एक ऑप्शन मौजूद है वो एंटरटेनमेंट। और एंटरटेनमेंट की नोबल एग्जांपल्स हमारे पास है फिल्म्स, रेडियो, टेलीविजन, कॉन्सर्ट, रिकॉर्डिंग। तो बुनियादी तौर पर ये वो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं जो नॉर्मली इंटरटेनमेंट के तौर पे हम ऑपरेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट हमारे पास जो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इट्सेल्फ एक ऑपरेशन होता है और कम्युनिकेशन को एक सिस्टमेटिक ऑपरेशन के तहत हम एग्जीक्यूट और स्टार्ट करते हैं। और कम्युनिकेशन में हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है, न्यूज़पेपर इज आल्सो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, रेडियो टेलीविजन इज आल्सो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, न्यूज़कास्ट, टेलीफोन, सैटेलाइट्स। ये तमाम वो हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं जो कि हम कम्युनिकेशन के ऑपरेशन में जिसको एडमेंट करते हैं। अब बात करें डेफिनेशन की, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिव रिसोर्सेज और इट्स प्रोडक्शन सिस्टम। ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है बुनियादी तौर पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करना कि प्रोडक्टिविटी का लेवल इंक्रीज होता जाए और ऑर्गेनाइजेशन अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कामयाब हो जाए। A production system take input and convert them in output. प्रोडक्शन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें एक तरफ रिसोर्सेज इनपुट हो रही होती है और दूसरी तरफ आउटपुट हो रही होती है। इनपुट रिसोर्सेज के जरिए हम वो तमाम नेसेसरी फैक्टर या रिसोर्सेज इनपुट करते हैं जिनकी बुनियाद पर हम डिज़ायर आउटपुट हासिल करना चाहते हैं और आउटपुट जो है गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में हमारे सामने होती है। कन्वर्जन प्रोसेस इज द predominant activity of a production system.
कन्वर्जन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो कि हम ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, ड्यूरिंग द ऑपरेशन हम वैल्यू क्रिएट करने के लिए प्रोडक्ट के प्रोसेस को, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को, प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स तक डाइवर्ट करने के लिए एग्जीक्यूट करते हैं. The primary concern of an operation manager is the activities of the conversion process. किसी भी ऑपरेशन मैनेजर की जो सबसे बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, वो होती है मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, एग्जीक्यूट करना उस कन्वर्जन प्रोसेस को जिसके तहत कोई भी प्रोडक्ट ग्रेजुअली अपनी वैल्यूज क्रिएट, वैल्यू एनहेंस कर रही होती है. Value added, the difference between the cost of input and the value of the price of output. अगर हम बुनियादी तौर पे देखें कि इनपुट एंड द वैल्यू ऑफ द प्राइस आउटपुट में डिफरेंस क्या है, तो उसके अंदर हमें सबसे पहले फोकस करना होगा टुवर्ड्स इनपुट. जब हम इनपुट की बात करते हैं तो हमारे पास बुनियादी तौर पे इनपुट के अंदर जब हम इनपुट्स की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर हमारे पास इनपुट में जो फैक्टर होते हैं उसमें मटेरियल होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल. ये वो नेसेसरी रिसोर्सेज हैं जो कि हम इनपुट के तौर पे अपने कन्वर्जन प्रोसेस का हिस्सा बनाते हैं. फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्जन प्रोसेस. ये वो प्रोसेस है जिसके तहत हम मटेरियल, लेबर और कैपिटल को यूटिलाइज करना शुरू करते हैं और ग्रेजुअली उनकी जो है शेप, उनकी यूटिलिटी, उनकी वैल्यू एडिंग प्रोसेस शुरू कर देते हैं. एट द लास्ट स्टेज आउटपुट हमें हासिल होता है और ये आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में हमारे सामने मौजूद होता है. तो आउटपुट के बाद फिर सिलसिला शुरू होता है फीडबैक का. फीडबैक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है. अगर पॉजिटिव फीडबैक होता है, इट्स मीन सेटिस्फैक्शन, यानी हम जो है अपना टारगेट या अपनी ऑब्जेक्टिव अचीव करने में कामयाब हो गए. लेकिन अगर फीडबैक नेगेटिव हो तो यहाँ पे ज़रूरत होती है कंट्रोलिंग की, इम्प्रूवमेंट की. तो फिर यहाँ पे सिलसिला शुरू होता है कंट्रोलिंग का, और कंट्रोलिंग की बुनियाद पर हम तमाम डेफिशिएंसीज को राइट ऑफ करते हैं, गिव अप करते हैं, जो हमारी क्वालिटी या हमारी सर्विस को रिड्यूस कर रही है. तो ये बुनियादी तौर पे हमारे पास वैल्यू एडिड प्रोसेस था. व्हाट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट डिफाइंड? Operation management is defined as the design, operation and improvement of the system that create and deliver the firm's primary product and service. ऑपरेशन मैनेजमेंट जो बुनियादी तौर पे है वो उस सिस्टम, उस प्रोसेस को हम कहते हैं जो प्राइमरी तौर पर किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरऑल कंट्रोलिंग, ओवरऑल अथॉरिटी को यूटिलाइज करते हुए प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एग्जीक्यूट किया जाता है. द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो मस्ट एग्जिस्ट विद अदर फंक्शनल एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी अदर एरियाज हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का एक एरिया बहुत अहम होता है मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम एरिया होता है एचआर, ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत अहम एरिया होता है सेल्स, ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम एरिया होता है मार्केटिंग. ये तमाम एरियाज जो है ऑर्गेनाइजेशन के, इन तमाम के ऊपर ऑपरेशन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है. इसके अगर सेकेंड स्टेप को देखें, ऑपरेशन अकाउंट फॉर 60 to 80 ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट बर्डन अ फर्म प्रॉफिट. किसी भी फर्म की जो ओवरऑल कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट का मेजर पोर्शन चाहे 60 से 80 के दरमियान, यानी 60% से 80% के दरमियान जो ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूम या खर्च कर रही होती है वो उसकी ऑपरेशन कन्वर्जन प्रोसेस होगा.
और बाकी सारी एक्टिविटीज़ की जो कॉस्ट होती है वो एज कंपेयर टू ऑपरेशन या प्रोडक्शन के कम होती है। यही वजह है कि बिजनेस के सक्सेस और बिजनेस के फेलियर में जो मेजर रोल होता है वो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। अगर ऑपरेशन मैनेजमेंट में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस नहीं होगी तो कभी भी हम अपनी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी मेजर कॉस्ट जो कंज्यूम हो रही है वो हमारे ऑपरेशन अकाउंट्स में हो रही है, जिसका बर्डन हमारे प्रॉफिट पे पड़ता है। The historical development of operation management, इस लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी हम थोड़ा बहुत इस पर डिस्कस कर चुके हैं, इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे कि वो कौन कौन से हिस्टोरिकल ऑपरेशन मैनेजमेंट हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है जो बताती है, इलस्ट्रेट करती है। ऑपरेशन इन सम फॉर्म हैज बीन अराउंड एज लॉन्ग एज ह्यूमन डिलीवर इटसेल्फ, बट इन मैन्युफैक्चरिंग एट लीस्ट इट हैज चेंज ड्रामेटिकली ओवर द टाइम। हम जितना अर्ली स्टेज और अर्ली हिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इंसान ने अपने इब्तदाई दौर में भी किसी न किसी तरीके से प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेशन की तरफ कंसंट्रेट किया, फोकस किया, लेकिन टाइम टू टाइम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती गई और बाज़ स्टेज ऐसे आए कि इस इम्प्रूवमेंट ने ड्रामेटिक चेंज की शक्ल इख्तियार की और हैरत अंगेज तौर पे इंसान ने अपनी प्रोडक्शन एंड अपने ऑपरेशन की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को मैक्सिमम लेवल पर इन्हेंस कर लिया। थ्री मेजर फेजेस, बुनियादी तौर पे हिस्ट्री में जो फेजेस हैं प्रोडक्शन या ऑपरेशन मैनेजमेंट के, उसके थ्री फेज हैं। इसमें क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग describe the process by which skilled craft people produce goods in low volume with a high degree of variety to meet the requirement of their individual customers। ये वो अर्ली स्टेज का वो फेज था जिस वक्त हमारी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बहुत कम थी, इफेक्टिवनेस भी काफ़ी हद तक कम थी। जिस वक्त स्किल्ड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन स्किल्स लिटिल क्वांटिटी में लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते थे। और ये वो अर्ली स्टेज था जिसमें हमारी यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी न होने के बराबर था और ज़्यादातर काम ऑपरेशन या प्रोडक्शन या मैनुअली किया जाता था। इसके बाद सेकेंड से मास प्रोडक्शन, it may industries craft manufacturing began to be replaced by the mass production in the 19th century। Mass production involved producing goods in high volume with low variety, the opposite of the craft manufacturing। फिर जो हमारा टाइम आया वो मास प्रोडक्शन का आया है। ये आया ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी के अंदर, क्योंकि 18th सेंचुरी के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई हैवी इंडस्ट्री में और ऐसे लेटेस्ट ऐसे इनोवेटिव इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डेवलप हुए, क्रिएट हुए, जिन्होंने हमारी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को मैक्सिमम लेवल पर पहुंचा दिया। यही वजह है कि इन इन्वेंशन और इनोवेशन इन हैवी इंडस्ट्री की बुनियाद पर 19th सेंचुरी में जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ मास प्रोडक्शन का, और ये बिल्कुल रिवर्स है क्राफ्टमैन प्रोडक्शन से, इसके जिसमें हमारी जो है हाई वॉल्यूम एंड लो वैरायटी, यानी लिटिल वैरायटी के हाई वॉल्यूम को हमने प्रोड्यूस करना शुरू किया। इसी को हम कहते हैं मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन सर सर ये क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या बताया था आपने? बेटा क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में वो मैन्युफैक्चरिंग जिसके अंदर हमारी वैरायटी बहुत ज़्यादा और वॉल्यूम बहुत कम, और ये नॉर्मली मैनुअल बेसिस पे होता था। इसकी एग्जांपल है क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। आज भी हमारे पास एग्जांपल मौजूद है कि जब आप कोई अपने ड्रेस, कोई अपने फैब्रिक को खुद परचेज करके किसी टेलर से उसको स्टिच करवाते हैं, तो ये एग्जांपल है किसकी? क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की। लेकिन जब आप उसको रेडीमेड किसी शोरूम या वहाँ से लेते हैं तो ये एग्जांपल है किस चीज़ की? मास प्रोडक्शन की।
तो क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग जिसके अंदर जो है प्रोड्यूसर क्वांटिटी बट लार्ज वैरायटी, ओके सर। और मास प्रोडक्शन जिसके अंदर लार्ज क्वांटिटी एंड लिटिल वैरायटी। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं मास प्रोडक्शन इनोवेशन वन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड इम्पॉर्टेंट इनोवेशन इन ऑपरेशन दैट मेड मास प्रोडक्शन पॉसिबल वाज the system of standardized and interchangeable part known as the American system of the manufacture, which developed in the United States and spread the United Kingdom and other countries. सेकेंड जो डेवलपमेंट हुई मास प्रोडक्शन के अंदर, फर्दर जो इनोवेशन हुई वो थी स्टैंडर्डाइजेशन की, और स्टैंडर्डाइजेशन के ज़रिए जो पॉसिबिलिटी हुई वो हमने अपनी प्रोडक्शन के प्रोसेस को इंटरचेंजेबली किया, और जिसके ज़रिए जो है मुख्तलिफ जो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग के शेप्स या उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट हुई। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड है, सेकेंड, the mass production innovation scientific management. A second innovation was the developed by the Frederick Taylor 1911 of the system of the scientific management which sought the redesign job using the similar principle to those used the designing in the machine, designing machine. पहले भी आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ चुके होंगे कि फ्रेडरिक टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, और ये कॉन्सेप्ट ये था कि जॉब को इस तरह रिडिज़ाइन किया जाए कि हर जॉब की जो है एफिशिएंसी मैक्सिमम लेवल पर बढ़ जाए। तो एफिशिएंसी इन्हेंस करने में एक बहुत बड़ा रोल था साइंटिफिक मैनेजमेंट का, और इसकी वजह से हमारी मास प्रोडक्शन की इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, और हमारी मास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन गई। उसके बाद थर्ड हमारे जो मास प्रोडक्शन इनोवेशन थी जिसको कहते हैं मूविंग असेंबली लाइन, जब हमने मूव किया टुवर्ड्स असेंबली लाइन। A third innovation was the development of the moving assembly line by Henry Ford. Instead of workers bringing all the parts and tools to a fixed location where one car was put together at a time, the assembly line brought the car to the worker. जब हमने असेंबली लाइन की तरफ मूव किया तो हमारी जो ये मास प्रोडक्शन इनोवेशन का थर्ड स्टेज था, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट आया हेनरी फोर्ड की तरफ से, इसने भी हमारी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को मैक्सिमम लेवल पर पहुंचाया, क्योंकि इसके ज़रिए पार्ट्स एंड टूल्स को उन लोकेशन पे इस तरीके से फिक्स और इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ऑटो व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो वहाँ पर एक असेंबली लाइन के तहत वो कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट आगे बढ़ रही होती है, और उसके तहत हम उसके अंदर वैल्यू ऐड करते जाते हैं, और एक स्टेज आता है जिसमें वो फिनिश गुड्स में तब्दील हो जाती है। तो ये भी बहुत बड़ी हम डेवलपमेंट थी मास प्रोडक्शन के अंदर जो हमने मूव किया असेंबली लाइन की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट मास प्रोडक्शन in nutshells, a system throughout which large volume of the standardized product could be assembled by unskilled worker at constantly decreasing cost. मास प्रोडक्शन नटशेल के जरिए जो सबसे बड़ा फायदा हुआ हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हैरत अंगेज तौर पर कमी हो गई, क्योंकि पहले जिस ऑपरेशन ऑफ प्रोडक्शन में हमें स्किल वर्कर की ज़रूरत थी, अब हम उसमें ज़्यादातर मोस्ट ऑफ दैम अनस्किल वर्कर को यूटिलाइज करने लगे। ये चेंज आने के जो बुनियादी तौर पर रीज़न था वो रीज़न था एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट इक्विपमेंट एंड मशीनरी और क्वालिटी अश्योरेंस टेक्निक्स, जिनकी बुनियाद पर जो है वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रीवियस हिस्ट्री में ह्यूमंस की थी वो मशीनरी की तरफ डाइवर्ट हो गई, और ह्यूमंस की जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट थी ग्रेजुअली कम हो गई, और वो तमाम काम जो पहले सिर्फ स्किल वर्कर करते थे अब ज़्यादातर अनस्किल आसानी से उसको ऑपरेट और एग्जीक्यूट करके अपने डिज़ायर रिजल्ट हासिल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है मॉडर्न पीरियड। आज का जो मॉडर्न पीरियड है इसके अंदर हम अगर स्टार्टिंग से बात करें, ड्यूरिंग द 97 मार्केट बिकम हाईली फ्रेगमेंटेड, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रिड्यूस
dramatically and consumer had far greater choice than ever before. आफ्टर 1970 के बाद जो एक बिजनेस ट्रेंड में चेंज आया वो उसमें सबसे बड़ा चेंज था कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो आप समझते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किसे कहते हैं कि इंट्रोडक्शन से लेके मार्केट में जब तक प्रोडक्ट डिमांड रखती है उसको हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया क्योंकि इतनी तेज़ी से इन्वेंशन और इनोवेशन हुई कि हम हर नई इन्वेंशन और इनोवेशन प्रीवियस प्रोडक्ट की डिमांड को मार्केट में कम या ख़त्म कर देती है जिससे उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज के प्रोड्यूसर का। सेकंड जो एक और चैलेंज बिजनेस का है कि कंज्यूमर के जो चॉइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई क्योंकि कंज्यूमर की दो फैक्टर की वजह से चॉइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, सेकंड लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन लेवल बहुत बढ़ गया। इन दोनों चीज़ों ने कंज्यूमर की जो चॉइस है उसको इतना ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है कि आज के कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल हासिल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस दौर में जो हमारे बिजनेस के अंदर डेवलपमेंट फर्दर हुई वो हुई टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, इस चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में आज के दौर में ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए जो अडॉप्ट करती हैं वो TQM को करती हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। यानी आप अपनी प्रोडक्ट को हर एस्पेक्ट से इतना ज़्यादा फेवरेबल, इतना ज़्यादा यूजफुल, इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएं कि कंज्यूमर को किसी भी एस्पेक्ट से उसके अंदर नेगेटिव एलिमेंट नज़र ना आए। ये बुनियादी तौर पे इंट्रोडक्शन है TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। सेकंड है JIT जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। जब हम JIT टेक्निक को यूज़ करते हैं जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री प्रोसेस को तो उससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस होती है और इन्वेंट्री हैंडलिंग मैनेजिंग एंड केयरिंग कॉस्ट कम हो जाती है। फिर आज का दौर है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का दौर। आज के दौर में जो है प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं डिफरेंट अलाइंसेस पर, चाहे वो लॉजिस्टिक्स रिलेटेड ले सकती अलाइंसेस हो, चाहे वो मिडिल मैन से रिलेटेड अलाइंसेस हो, चाहे वो सप्लायर से रिलेटेड अलाइंसेस हो। तो सप्लाई चेन के ज़रिए जो है कोलैबोरेशन हो रही है, सप्लाई चेन के ज़रिए शेयरिंग और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो रही है। सप्लाई चेन की वजह से हर कोई अपनी एक्सपर्टीज से दूसरे को मैक्सिमम बेनिफिट फराहम कर रहा है। तो ये वो जदीद टेक्निक्स और जदीद मेथड हैं जिनकी बुनियाद पर हम इन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं जो कि मॉडर्न पीरियड में हमारे बिजनेस में अवेलेबल है। उसके बाद आता है मॉडर्न पीरियड डिफरेंट अप्रोचेस। मॉडर्न पीरियड की जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं इसके अंदर है फ्लेक्सिबल स्पेशलाइजेशन। आज के अंदर जो स्पेशलाइजेशन हमारी है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है जिसकी बुनियाद पर हम अकॉर्डिंग टू नीड उसके अंदर एडोलेस चेंज कर सकते हैं। लैंड प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आज के दौर में हमारे सामने शामिल है जिससे हम अपने डिज़ायर ऑब्जेक्टिव और गोल्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं। ये भी आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे इसको। मास कस्टमाइजेशन आज का दौर जो है इसमें मॉडर्न पीरियड के अंदर जो एक अप्रोच है मास कस्टमाइजेशन की कि आज के दौर में हमारी प्रोडक्शन को मैक्सिमम लेवल पे मास कस्टमाइज कर रहे हैं। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग आज के दौर में जो ये हमारा एक अप्रोच यूज हो रही है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जिसके ज़रिए जो है हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को मैक्सिमम लेवल पर अपने अकॉर्डिंग टू प्लान मैच करने में कामयाब हो जाते हैं। अब इसके अंदर अगर हम देखें modern period of in a nutshell, this approach all seeks to combine high volume and low cost associated with the mass production with the craft production। ये जितनी भी अप्रोचेस जिसकी हमने बात की इनका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हम मैक्सिमम क्वांटिटी यानी हाई वॉल्यूम को लो एसोसिएट कॉस्ट के जरिए प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाए। आज की कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में जो हमें कंपटीशन चैलेंज देता है वो दो ही है। फर्स्ट चैलेंज ऑफ कंपटीशन, हाउ टू इनहेंस योर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाएंगे
एंड हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, और आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को किस किस तरीके से रिड्यूस करेंगे। तो इन अप्रोचेस की बुनियाद पर हम कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं जब हम वॉल्यूम में इजाफा करते हैं और ग्रेजुअली कॉस्ट में कमी करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की अब हम बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर सबसे पहले इनपुट होता है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम ग्रेजुअली क्रिएट करते हैं वैल्यू, और फिर सिलसिला आता है आउटपुट का। और आउटपुट वो स्टेज है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज फिजिकली या इंटेंजिबल हमारे सामने होती हैं। और यहाँ से फिर एक सिलसिला शुरू होता है फीडबैक का, जिसकी बुनियाद पर हमें पता चलता है कि सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस कहलाता है। अब अगर हम इनपुट की बात करें, सम इनपुट आर यूज अप इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गुड्स और सर्विसेज, अदर प्ले अ पार्ट in the creation process but are not used up. The distinction between these input resources are usually classified as transformed resources and transforming resources. तो जो भी हम इनपुट कर रहे होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर, उसमें हमारी जो इनपुट होती है वो दो तरह की होती है। एक इनपुट जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म रिसोर्सेज, और एक होती है ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज। अब इसको अगर हम डिटेल में देखें इनपुट को, द थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज दैट मे बी ट्रांसफॉर्म इन द ऑपरेशन आर मटेरियल्स, इंफॉर्मेशन, कस्टमर्स। ये वो रिसोर्सेज बुनियादी तौर पे हैं जो कि हमारी ट्रांसफॉर्म रिसोर्सेज का हिस्सा होती हैं ऑपरेशन के तौर पे। इसमें सबसे पहले मटेरियल्स, वो डिफरेंट मटेरियल जो कि मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेशन का हिस्सा होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल। फिर उसके बाद होती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जिनकी बुनियाद पे हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग करके मैक्सिमम बेनिफिट अचीव करने में कामयाब होते हैं। और फिर थर्ड आता है कस्टमर्स, और जिसकी बुनियाद पर हम अपने कस्टमर को पहले अचीव करने में कामयाब होते हैं और फिर सेटिस्फाई करने में। तो ये वो रिसोर्सेज है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म इन ऑपरेशंस। उसके बाद नंबर हल आता है टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज आर। ये वो रिसोर्सेज हैं जिनको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज। इसके अंदर पहला स्टेप है स्टाफ और दूसरा स्टेप है फैसिलिटीज। स्टाफ मीन्स वो तमाम ह्यूमन रिसोर्सेज, वो तमाम वर्कर्स जो कि इंगेज हैं किसी भी प्रोडक्शन या ऑपरेशन एक्टिविटीज़ के अंदर। और फैसिलिटीज़ वो तमाम फैसिलिटीज़ जो एक अहम रोल प्ले कर रही हैं उस प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के अंदर। तो इन दो रिसोर्सेज को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज। तो ये तीन एलिमेंट एग्जाम्पल है ट्रांसफॉर्म रिसोर्सेज की, और ये दो एलिमेंट एग्जाम्पल है ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज की। उसके बाद मरहल आता है आउटपुट का। आउटपुट के अंदर द प्रिंसिपल आउटपुट ऑफ अ डॉक्टर सर्जरी आर क्यूब पेशेंट, द आउटपुट ऑफ अ न्यूक्लियर reprocessing plant includes reprocessed fuel and nuclear waste. Many transformation processes produce both goods and services. For example, restaurants provide a service but also produce such goods as foods and drink. Transformation process may result in the some undesirable outputs such as nuclear waste. जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हैं उससे डेफिनेटली तौर पे हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ आउटपुट हासिल करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम आउटपुट जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव या फेवरेबल भी हो। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ऐसे भी होते हैं जिनका आउटपुट जो होता है हमारे लिए बजाय इंस्टेड ऑफ बेनिफिट के एक हेडेक होता है, और जिसकी बुनियादी तौर पर हमारी उसको डम करना या उसको डिस्पोज करना एक बहुत बड़ा एक अलग प्रोसेस या चैलेंज बन जाता है। जैसे इसकी एग्जांपल है न्यूक्लियर वेपन्स का जो आउटपुट हासिल होता है, वो आउटपुट हमारे लिए अनडिजायरेबल, अनफेवरेबल और जो हमारे लिए कोई एडवांटेजेस नहीं रखता। लेकिन दीगर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से जो हमें आउटपुट्स हासिल होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की सूरत में, वो हमारे लिए बहुत फेवरेबल होते हैं, बहुत प्रोडक्टिव होते हैं और जो हमारे अकॉर्डिंग टू डिजायर होता है। अब एक्टिविटी की अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजेशंस
फॉर इंस्टेंस रेस्टोरेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, एमबी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन है, रेफ्रिजरेटर एक्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब चाहे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे भी इनपुट एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे भी आउटपुट है। रेस्टोरेंट के इनपुट्स क्या है? वो तमाम मटेरियल जिनकी बुनियाद पे मुख्तलिफ डिशेज या मुख्तलिफ जो है रेसिपीज़ को तैयार किया जाता है। और आउटपुट क्या है? वहाँ पर मौजूद इसी तरह जो है एमबीए इंस्टीट्यूट के अंदर इनपुट जो है वो तमाम न्यू एडमिटेड स्टूडेंट होते हैं जो कि एडमिशन लेते हैं, और आउटपुट वो जो डिग्री हासिल अचीव करके मार्केट और इंडस्ट्री का हिस्सा बनते हैं। इसी तरह रेफ्रिजरेटर के अंदर भी इनपुट्स ऑफ रिसोर्सेज होती है और आउटपुट ऑफ फिनिश रेफ्रिजरेटर्स होते हैं। तो ये हमारे पास एक्टिविटी है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इज डिफाइंड एज अ यूजर ऑफ द रिसोर्सेज टू ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू सम डिजायर्ड आउटपुट। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो हमारे पास बुनियादी तौर पे एग्जांपल्स मौजूद है वो है फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग। ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है जिसके अंदर हम फिजिकली टेंजिबल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के जरिए। फिर उसके बाद है लोकेशनल ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है जिसके जरिए हम पैसेंजर को वन प्लेस टू अनदर प्लेस या गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं और अचीव करते हैं प्लेस यूटिलिटी। सेकंड है एक्सचेंज रिटेलिंग। एक्सचेंज भी एक प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, जिसके जरिए जो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स होती है और गुड्स मूव करती है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। फिर उसके बाद एक और प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जिसके अंदर स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग है, जिसके जरिए हम टाइम यूटिलिटी हासिल करते हैं, जिसको हम डिटेल में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। साइकोलॉजिकल हेल्थ केयर, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है जिसमें हम मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल डिजीज को रिड्यूस करके मैक्सिमम लेवल पर हेल्थ को अचीव करते हैं। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशनल टेलीकम्युनिकेशन, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेशन के वो लेटेस्ट मीन्स को यूटिलाइज करके अपने इंफॉर्मेशनल लेवल को मैक्सिमम लेवल पर ले जाके अपने आप को सिक्योर करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, one useful way of categorizing different types of transformation is into manufacturing, transport, supply, service। तो बुनियादी तौर पे हम इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को अगर कैटेगराइज करते हैं तो एक कैटेगरी मैन्युफैक्चरिंग है जिसके ज़रिए हम वैल्यू क्रिएट करके फ्लेक्सिबल हासिल करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन है जिसके ज़रिए हम जो है प्लेस यूटिलिटी हासिल करते हैं। फिर सप्लाई है जिसके ज़रिए जो हम मुख्तलिफ गुड्स सप्लाई और गुड्स करते हैं। तो वो तमाम सर्विसेज जो कि नेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज होती हैं। थैंक यू। फीडबैक की बात करें, फीडबैक is used to control the operation system by adjusting the input and transformation process that are used to फीडबैक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, चाहे वो प्रोडक्ट टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो। जब उसका कंज्यूमर उसको टेंजिबल या इंटेंजिबल गुड्स को यूज करता है और उसका जो रिएक्शन होता है वो हमारे पास लिए होता है। फीडबैक की बुनियाद पे हमें पता चलता है कि हमारे यूजर और कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन ये बिजनेस की इम्प्रूवमेंट के लिए होता है जिसको हम फीडबैक कहते हैं। पॉजिटिव फीडबैक हमें कंटिन्यूसली मोटिवेट करता है टुवर्ड द कंसिस्टेंसी। नेगेटिव फीडबैक हमें पुश करता है टुवर्ड्स चेंज एंड इम्प्रूवमेंट एंड गिव अप द वैरायटी ऑफ डेफिनेशन। रैंडम disturbances,
It is the unplanned or uncontrollable environmental influences. It सर causes बहुत the डिस्टरबेंस planned हो रही and है, समझ में actual नहीं आ रहा। output to differ. Example, बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन और ऑपरेशन के अंदर जो रैंडम डिस्टर्बेंसेस हो सकती है उसकी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। वेदर, वेदर में जो टाइम टू टाइम होने वाला चेंज होता है वो बिजनेस को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। वो भी बिजनेस के लिए बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस या हेडेक बन सकता है। और आज के जदीद दौर में वेदर की जो चेंजिंग की इंटेंसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिससे इसका रिस्क फैक्टर बढ़ता जा रहा है। सेकंड, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। इन्फ्लेशन को कंसाइजली हम कंप्लीट करें तो इन्फ्लेशन मीन्स कंज्यूमर की पावर ऑफ परचेजिंग को रिड्यूस कर देना या हो जाना। इन्फ्लेशन की वजह से हमारी कंज्यूमर की पावर ऑफ परचेजिंग रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो इनकम है वो इन द शेप ऑफ क्वांटिटी सेम रहती है, लेकिन इन द शेप ऑफ वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। इसकी एग्जांपल है, कल के 10,000 आज के 8,000 के बराबर है। तो पता चला 10,000 तो फिजिकली हमारे पास वही क्वांटिफाई है, लेकिन उनकी जो वैल्यू हमारे पास है वो खाली 8,000 रह गई। तो इससे हमारी पावर ऑफ परचेजिंग कम हो गई। इस कम पावर ऑफ परचेजिंग का नुकसान सिर्फ कंज्यूमर को नहीं बल्कि पूरे इकोनॉमी साइकिल को होता है। प्रोड्यूसर को होता है, सप्लायर को होता है, रिटेलर को होता है, होलसेलर्स को होता है। तो इस तरह जो है ये भी बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस है। फिर इक्विपमेंट ब्रेक डाउन, इक्विपमेंट का ब्रेक डाउन भी बहुत बड़ा जो है वो हमारे पास डिस्टर्बेंस का रीज़न है, जिसके ज़रिए हमारी एक्टिविटी रिड्यूस होती है, मुतासर होती है। गवर्नमेंट कंट्रोलिंग के लिए जो डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करती है, नई नई पॉलिसीज बनाती है, ये भी बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रखते हैं और बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ताकि ये गवर्नमेंट कंट्रोल की जो डिस्टर्बेंस है वो मिनिमम हो। अब अगर दोबारा हम एक्टिविटी की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन, रेस्टोरेंट, एमबी इंस्टीट्यूट एंड रेफ्रिजरेटर, इनपुट आउटपुट, रैंडम डिस्टर्बेंस एंड फीडबैक। इन एक्टिविटीज़ के अंदर जो रैंडम डिस्टर्बेंस हो सकती है, इनके अंदर क्या इनपुट होती है, क्या आउटपुट होती है और इसका क्या फीडबैक होता है। रेस्टोरेंट की अगर हम एग्जांपल करें तो आजकल रैंडम डिस्टर्बेंस जो है वो है पेंडेमिक कोविड-19, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट के अंदर जो है रैंडम डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। यही इन्फ्लुएंस कर रही है रैंडम डिस्टर्बेंस जो है एमबी इंस्टीट्यूट के ऊपर और ओवरऑल बिजनेस के ऊपर। बाउंड्री ऑफ ऑपरेशन की अगर बात करें, सप्लायर, कस्टमर, द एनवायरनमेंट, तो ये वो हमारी बाउंड्री ऑफ ऑपरेशन है जो कि हमारी ऑपरेशन के ऊपर इन्फ्लुएंस रखती है। सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, द एनवायरनमेंट जिसके अंदर हमारी ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की। प्रोडक्ट की अगर बात करें, पीपल बाय वांट सेटिस्फेक्शन नॉट ऑब्जेक्ट। लोग जो चीज़ें खरीदते हैं बुनियादी तौर पे वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए खरीदते हैं, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं खरीदते। एग्जाम्पल को जब तक आप रीड करें, एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है। कंज्यूमर बाय टेलीविजन बिकॉज दे वांट एंटरटेनमेंट नॉट बिकॉज दे वांट अ बॉक्स विद अ स्क्रीन। लोग टेलीविजन खरीदने का मकसद उसके बॉक्स या उसकी स्क्रीन को एज ए ब्यूटी नहीं, बल्कि उसमें आने वाली पिक्चर या उसमें आने वाले प्रोग्राम के जरिए एंटरटेनमेंट हासिल करना। प्रोडक्ट बंडल ऑफ अ फिजिकल सर्विस एंड symbolic attribute designed to satisfy the customer wants and needs। ये बंडल ऑफ प्रोडक्ट जो हमारे आज के दौर में मौजूद हैं, ये सर्विसेज मौजूद हैं, इनके जो सिंबॉलिक एट्रीब्यूट डिज़ाइन किए जाते हैं, इसका मकसद जो होता है वो सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स, ताकि हम पहले कंज्यूमर की नीड्स और फिर कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई मैक्सिमम लेवल पर कर सकें।
गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज इंटेंजिबल टास्क दैट सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर एंड बिजनेस यूजर। सर्विस जो इंटेंजिबल की, जिसका आउटपुट इंटेंजिबल की सूरत में होता है, और ये जो है सेटिस्फैक्शन का सबब बनते हैं कंज्यूमर नीड्स की। गुड्स टेंजिबल प्रोडक्ट दैट कस्टमर कैन सी, हेयर, स्मेल, टच और टेस्ट। तो गुड जो है वो टेंजिबल फॉर्म में होते हैं, जिनको देखा, छुआ, सूंघा और रियलाइज किया जा सकता है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की कंटिन्यू दोबारा हम आगे बात करें तो प्योरली